नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ATC एजुकेशन पर। मेरा नाम है अमित कुमार और आज मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ और अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियोस को जरूर देखिए। दोस्तों, अब तक मैं आपको कुछ पॉइंट पढ़ा चुका हूं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ अब तक हम पढ़ चुके हैं, यूएनओ की स्थापना के बारे में पढ़ चुके हैं, यूएनओ के उद्देश्यों को पढ़ चुके हैं, उसे समझ चुके हैं, यूएनओ के कितने अंग हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। यूएनओ के कुल मिलाकर 6 अंग है दोस्तों और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है महासभा। बाकी सुरक्षा परिषद भी इस चैप्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाया गया है, ये भी हमने पढ़ा है। सामाजिक और आर्थिक परिषद के बारे में हमने पढ़ लिया, न्यायशीलता परिषद के बारे में पढ़ लिया दोस्तों हमने अब तक, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सचिवालय के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने सुरक्षा परिषद की कुछ कमियों के बारे में पढ़ा था और उसके मापदंड जो तैयार किए गए थे उनके बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में जो हमें पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसके अंदर हमें कुछ पॉइंटों को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा 1991 के बाद जो बदलाव आए थे उन्हें जानना है। यूएनओ को महत्वपूर्ण बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पढ़ना है दोस्तों। यूएनओ में सुधार के प्रति भारत का दृष्टिकोण किस प्रकार का है ये भी हमें जानना है। एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ की किस प्रकार की स्थिति है ये भी दोस्तों हमें पढ़ना है। ये सारे के सारे जो पॉइंट मैं आपको अब बता रहा हूं ये मैंने सीधा क्वेश्चन पेपर से लिखे हैं और ये जो पॉइंट है ये एक्यूरेट ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ संस्थाओं के बारे में जानेंगे लास्ट में, जैसे WTO, HRW, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियोस को और जानते हैं अपने पहले पॉइंट को। ये हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, 1991 के बाद में क्या क्या परिवर्तन आए। तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं, आप इन पॉइंटों को ध्यान से समझना। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए पहले पॉइंट को। 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया था और शीत युद्ध खत्म होने के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था और केवल एक ही शक्ति बची थी, अमेरिका, यानी सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व था। उसके बाद चीन भी तेजी से तरक्की करने लगा था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस तरीके से पूरे एशिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेजी से विकास आ रहा है और बहुत सारे जो देश हैं यूएनओ के सदस्य बनते जा रहे हैं। इसी प्रॉब्लम की वजह से यूएनओ के अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो ये जो समस्याएं हैं दोस्तों देशों के जुड़ने की, इसकी वजह से नई नई समस्याएं यूएनओ में आ रही हैं, जिसको लेकर यूएनओ के अंदर कुछ सुधार की भी आवश्यकता है। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा यही है, यूएनओ को महत्वपूर्ण बनाने के लिए उठाए गए कदम। तो इसका पहला पॉइंट है दोस्तों, 2005 के अंदर ना यूएनओ के 60 साल पूरे हो गए थे और इस मौके पर यूएनओ में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में बदलते हुए हालात के मुताबिक यूएनओ को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने की बात की गई है। तो दोस्तों यही मैं आपको बता रहा था कि यूएनओ को महत्वपूर्ण बनाना क्यों जरूरी है और उसके लिए इन्होंने क्या क्या काम किए। तो देखिए, महत्वपूर्ण बनाना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि यूएनओ पूरे वर्ल्ड में काम करता है, सभी देशों के लिए काम करता है। यूएनओ को महत्वपूर्ण बनाने के लिए कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि यूएनओ को महत्वपूर्ण बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो दोस्तों ये पहले पॉइंट को आप समझिए। देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक संस्था का गठन किया था, उस संस्था का नाम रखा गया था शांति स्थापना आयोग। इसका काम था कि पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना, शांति जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग सुकून और चैन की नींद सो सकते हैं। देखिए, अगर कोई देश अपने नागरिकों को दोस्तों अत्याचारों से बचाने में नाकामयाब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो शक्तिशाली देश होंगे वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे, मतलब उन नागरिकों को बचाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहेंगे। और दोस्तों एक और बहुत ही बड़ा परिषद बनाया गया था यूएनओ के द्वारा, वो था मानव अधिकार परिषद। ये पूरे विश्व के अंदर जो मानव अधिकार हैं उनको लेकर काम करते हैं, उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं। इसका गठन किया गया था दोस्तों 2006 में। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था बनाई गई थी, लोकतंत्र कोष। लोकतंत्र कोष का काम था जिन जिन देशों के अंदर लोकतंत्र नहीं है उन देशों के अंदर लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छी शासन व्यवस्था चलाई जा सके। और इसका जो सबसे खतरनाक काम हुआ था उस समय पर, और उसके बाद में आतंकवाद को खत्म करने के लिए
बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं इसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी इस आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी निंदा लगातार होती रही है दोस्तों। उसके बाद में एक न्यायशीता परिषद, जिसको मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि इसे खत्म कर दिया गया है, इसके लिए सभी देशों की सहमति भी ली गई थी। और दोस्तों यूएनओ के अंदर ये जो सुधार कार्य है ये अभी रुका नहीं है, लगातार ये धीरे धीरे और ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। यानी यूएनओ में सुधार की अभी और जरूरत है, जिससे पूरे विश्व के अंदर यूएनओ के प्रभाव को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना है कि यूएनओ में सुधार के प्रति भारत का दृष्टिकोण किस प्रकार का है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। भारत यूएनओ का शुरू से ही सदस्य रहा है। मैं आपको बता देता हूं एक छोटी सी बात, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसके जस्ट 6 दिन बाद, कितने दिन बाद दोस्तों, 6 दिन बाद, यानी कि 30 अक्टूबर को 1945 में भारत इसका सदस्य बन गया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये याद रहेगा। उसके बाद में भारत चाहता है दोस्तों कि दुनिया में यूएनओ की जो भूमिका है उसको लगातार बढ़ाया जाए, क्योंकि यूएनओ पूरी दुनिया का नेतृत्व करता है, ये किसी एक पक्ष को लेकर काम नहीं करता। इसलिए यूएनओ की शक्ति को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, इसके अंदर जो कमियां हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए। भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि सुरक्षा परिषद के अंदर जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या ना दोस्तों बहुत कम है, तो उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। और सुरक्षा परिषद के अंदर उनका मानना है कि जो पश्चिमी देश हैं, ठीक है, उनका जो दबदबा है वो कुछ ज्यादा पाया जाता है, इसलिए विकासशील देशों को भी इसमें थोड़ी सी बढ़त दी जानी चाहिए, उनको भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिलना चाहिए। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है भारत की वो ये है कि भारत को खुद सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि जो मापदंड उसमें तैयार किए गए थे, ठीक है, वो सारे मापदंड तो भारत फॉलो कर ही रहा है। उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा, बाकी इसकी कुछ पॉइंट मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, भारत के अंदर 17% जनसंख्या है पूरी दुनिया की। भारत में एक बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, भारत एक शांति प्रिय देश है दोस्तों, और ये पूरी दुनिया की संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट है, इसको लाइटली ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आगे के जो पॉइंट है उसमें इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। तो अब हमारा जो नया पॉइंट है दोस्तों उसके बारे में हमें जानना है। देखिए, ये जो पॉइंट है इसके अंदर आपको अमेरिका और यूएनओ के बीच के संबंध को समझना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ की स्थिति किस प्रकार की है, ये डायग्राम है, इसको मैं छोटा सा आपको समझा देता हूं। इसमें ये कहा जा रहा है, ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इंसान सा, ये है अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ये कहता है कि भाई अगर आप मेरी बात को प्यार से मान लेते हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास में दूसरा रास्ता भी है, यानी युद्ध के माध्यम से मैं आपको अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर दूंगा। तो इसीलिए अमेरिका का जो दुनिया में वर्चस्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके लिए यूएनओ भी कुछ नहीं कर पा रहा। यूएनओ की स्थिति आज अमेरिका के सामने बहुत ही दयनीय है, इसके बारे में हमें पढ़ना है दोस्तों। तो देखिए, अपने पहले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, विश्व के अंदर यूएनओ यूएसए के सामने कमजोर पड़ गया है। 1991 में आपको पता ही है दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन हो गया था और यूएसए मात्र एक महाशक्ति बचा था। यूएसए ना दोस्तों यूएनओ के किसी भी फैसले को अनदेखा कर देता है, यानी कि उस पर ज्यादा गौर नहीं देता है, जिसकी वजह से अमेरिका का वर्चस्व आप साफ देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें देखिए दोस्तों, 2003 में यूएसए ने अमेरिका पर हमला कर दिया और यूएनओ की भी आज्ञा नहीं ली। यहां पर अमेरिका ने बहुत ही खतरनाक दिखा दिया अपने आप को। क्या दिखाया दोस्तों, कि वह यूएनओ से भी ज्यादा ताकतवर है और उसे यूएनओ की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, यानी यूएनओ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दोस्तों देखिए, यूएनओ का टोटल जो 22% का खर्चा है, यानी जितना खर्चा यूएनओ को चलाने के लिए चाहिए उसका 22% जो है दोस्तों वो अमेरिका उठाता है। यानी सीधी सी बात यह है कि यूएनओ जो है वो अमेरिका की मदद के बिना नहीं चल सकता, इसलिए अमेरिका का ज्यादा दबदबा यूएनओ पे पाया जाता है। और दोस्तों एक और बहुत बड़ा पॉइंट है इसका, वो ये है कि यूएनओ का जो मुख्यालय है, यानी जो हेड ऑफिस है दोस्तों, वो अमेरिका के अंदर ही है। और अमेरिका के जो नागरिक हैं वो यूएनओ के बड़े बड़े अधिकारी हैं, यानी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं और अमेरिका के हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लेते हैं दोस्तों। अमेरिका को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भी मिली हुई है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जितने भी फ्रेंड सर्कल में है अमेरिका के साथ, तो वो उनके ऊपर
वीटो पावर के माध्यम से किसी प्रकार की कोई सैनिक कार्रवाई नहीं होने देता और अपने ऊपर तो वैसे ही नहीं होने देगा। तो दोस्तों ये इसका इतना खतरनाक प्रभाव है अमेरिका का यूएनओ के अंदर, जिसकी वजह से आज यूएनओ भी अमेरिका के आगे बेबस है। तो दोस्तों अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानना है, क्योंकि आप इंडियन हैं और हम भी इंडियन हैं। तो अब हमें यह जानना है कि क्या भारत को यूएनओ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों देखिए, भारत तो इस बात की दलील देता ही है कि भारत को यूएनओ में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके लिए भारत उन सारे मापदंडों को भी दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर पूरी दुनिया की 17% जनसंख्या है, पूरी दुनिया की, ठीक है। एक बड़ा लोकतंत्र है भारत के अंदर दोस्तों। और भारत का जो मानव अधिकार है उसकी तो खैर दुनिया में बहुत बड़ी या ऊंचे पैमाने पर चर्चा भी है कि ये मानव अधिकारों का सम्मान करता है। भारत की सेना आज दुनिया में बहुत ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है दोस्तों। उसके बावजूद भी भारत एक शांति प्रिय देश है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और भी देखिए, सांस्कृतिक विभिन्नता भी भारत के अंदर पाई जाती है और पूरी दुनिया की संस्कृति को भारत प्रकट करता है। इसलिए साफ साफ ये बात कही जाती है दोस्तों कि भारत को यूएनओ में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा ये आखिरी पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया था कि हम कुछ पॉइंटों को पढ़ेंगे। उसमें हमारा सबसे आखिरी पॉइंट था संस्थाएं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक संस्था के बारे में, HRW यानी कि ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है दोस्तों। इसका क्या काम है? ये एक गैर सरकारी संस्था है जो मानव अधिकारों की रक्षा करती है और उनके लिए आंदोलन चलाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका काम क्या है दोस्तों? ये है AIN, मानव अधिकारों की रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी, जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर धर्म और जाति के आधार पर जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, ये उनको छुड़ाने का काम करते हैं दोस्तों। बाहर बारिश हो रही है इसलिए थोड़ी सी आवाज इस तरीके की आ रही है दोस्तों, पर उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी व्यापारिक संस्था है, पूरे विश्व में ये काम करती है। इससे पहले गैट हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। इसका काम था विश्व व्यापार में तेजी से बढ़ावा देना। सीमा शुल्क इससे कम हुआ था दोस्तों, व्यापार भी इससे बढ़ा था। लेकिन 1995 में गैट को खत्म कर दिया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों द जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह पर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है। इसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन दोस्तों। और इसके अंदर वर्तमान में अब 150 देश हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर एक बहुत ही खतरनाक संस्था के बारे में बता रहा हूं, IAEA दोस्तों। यहां पर इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, दिखाई दे रही होगी आपको, ये आपकी बुक से ही लिया गया है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये बहुत ही खतरनाक एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी दोस्तों। और ये संगठन पूरी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर परमाणु ऊर्जा और शांतिपूर्ण इसका इस्तेमाल करने के तरीके को लेकर दर्शाता है। इसके अंदर ये सारी चीजें हैं दोस्तों कि अगर कोई देश परमाणु बम बनाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, आप देख लेना। और जो लास्ट है दोस्तों वो ये है वर्ल्ड बैंक, ठीक है दोस्तों। ये नाम आपने ऑलरेडी पहले भी सुन रखा होगा। एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच में जल विवाद हुआ था, ठीक है दोस्तों। कौन से जल को लेकर? सिंधु नदी के जल को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद था, जिसको वर्ल्ड बैंक ने सुलझा दिया था। इसने क्या करा था, भारत को इस सिंधु नदी का 20% पानी और पाकिस्तान को इस सिंधु नदी का 80% पानी दिया था, ठीक है। जिससे ये जो सिंधु नदी के पानी का जो विवाद था अब ये खत्म हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है और इसका ये थर्ड पार्ट था, ये भी खत्म हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।